सोचिए, दिन दहाड़े एक नेता की हत्या, मीडिया के दफ्तरों में आग लगा दी जाती है और सड़कों पर है बस बेकाबू भीड़। जी हाँ, बांग्लादेश में हालात कुछ ऐसे ही हैं, बेहद तनावपूर्ण। सिर्फ एक हत्या ने, आप समझिए, पूरे देश को हिंसा और अनिश्चितता की आग में धकेल दिया है। और ये सिर्फ कोई अलग अलग हेडलाइंस नहीं है। नहीं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाएं हैं जो एक पूरे देश को, आप कह सकते हैं, बर्बादी के कगार पर ले जा रही हैं। एक मौत और उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ वो अब पूरे देश में फैल चुका है। तो अगले कुछ मिनटों में हम इसी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक हत्या से ये सारा संकट शुरू हुआ, कैसे हिंसा ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया, फिर इसमें भारत का नाम कैसे घसीटा गया, और सबसे बड़ा सवाल कि बांग्लादेश का भविष्य अब किस ओर जा रहा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस पूरे संकट की जड़ में है एक हत्या, एक शख्स जिनका नाम था शरीफ उस्मान हादी, और सच कहें तो उनकी मौत ही वो चिंगारी बनी जिसने पूरे बांग्लादेश में आग लगा दी। तो सवाल उठता है कि आखिर ये शरीफ उस्मान हादी थे कौन? वो एक इस्लामी संगठन है इनकलाब मंच, उसके प्रवक्ता थे। हाल के राजनीतिक बदलावों के बाद ये संगठन काफी ताकतवर हो गया था, और हादी वो 2024 में शेख हसीना की सरकार को हटाने वाले आंदोलन का एक बहुत बड़ा चेहरा थे। और हाँ, वो अपने कट्टर भारत विरोधी बयानों के लिए भी काफी जाने जाते थे। इसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। देखिए, 12 दिसंबर को ढाका में उन पर एक जानलेवा हमला होता है। सिर्फ 6 दिन बाद 18 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। और जैसे ही उनकी मौत की खबर आती है, जो अंतरिम सरकार थी उसने फौरन राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की सियासत में उनका कद कितना बढ़ चुका था। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हादी की मौत का जो गम था वो बहुत जल्दी, मतलब बहुत ही जल्दी, बेकाबू गुस्से में बदल गया। जो भीड़ शोक मनाने निकली थी वो हिंसक हो गई, और बस देखते ही देखते बांग्लादेश की सड़कें सचमुच जलने लगी। एक तरफ सरकार बार बार जीरो वायलेंस की, शांति की अपील कर रही थी, लेकिन सड़कों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। कहानी बिल्कुल अलग थी। प्रदर्शनकारियों ने देश के सबसे बड़े और जाने माने मीडिया हाउस जैसे प्रथोमालो और द डेली स्टार के दफ्तरों पर धावा बोल दिया। इतना ही नहीं, जो पिछली सरकार थी, अवामी लीग, उसके दफ्तरों को भी आग लगा दी गई। इस हिंसा की, इस दहशत की असली तस्वीर पत्रकार जायमा इस्लाम के इन शब्दों से समझ आती है। सोचिए, वो अपने जलते हुए ऑफिस में फंसी हुई थीं और कह रही थीं, मेरा दम घुट रहा है, धुआं बहुत ज्यादा है, तुम लोग मुझे मार रहे हो। ये शब्द उस खौफ को बयां करते हैं जिसका सामना उस वक्त मीडिया कर रहा था। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। ये गुस्सा सिर्फ राजनैतिक नहीं था। बहुत जल्द इसने एक बहुत ही खतरनाक, एक सांप्रदायिक रंग ले लिया, और अब हिंसा का निशाना बनने लगे धार्मिक अल्पसंख्यक। और इसका सबसे डरावना उदाहरण था एक हिंदू फैक्ट्री वर्कर की लिंचिंग। नाम था दीपू चंद्र दास, सिर्फ 30 साल के। उन पर ईश्वर निंदा का, यानी ब्लास्फेमी का, एक झूठा इल्जाम लगाया गया, और बस इसी बात पर एक भीड़ ने उन्हें घेर लिया, बुरी तरह पीटा, जान से मार दिया, और उसके बाद उनके शरीर को भी आग के हवाले कर दिया। और ये जो दीपू के साथ हुआ, ये कोई अकेली घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। आंकड़े तो एक और भी ज्यादा डरावनी तस्वीर दिखाते हैं। अगस्त 24 से जून 2025 के बीच सोचिए जरा, बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटीज पर 2442 हमले रिकॉर्ड किए गए। ये दिखाता है कि सांप्रदायिक जहर किस तेजी से फैल रहा है। तो अब देखिए, जब देश अंदर से इस तरह जल रहा था, तो इस पूरे गुस्से को एक दिशा देने के लिए एक बाहरी दुश्मन की जरूरत थी, और वो निशाना बहुत जल्द बन गया पड़ोसी देश भारत। सवाल ये था कि हादी को मारा किसने? इसको लेकर दो अलग अलग बातें सामने आईं। एक तरफ सड़कों पर जो प्रदर्शनकारी थे वो सीधा सीधा इल्जाम भारत पर लगा रहे थे कि ये भारत की साजिश है। दूसरी तरफ जो एनालिस्ट्स हैं, उनका मानना है कि ये हत्या शायद बांग्लादेश के अंदर की ही पावर स्ट्रगल, यानी सत्ता के लिए जो खींचतान चल रही थी, उसका नतीजा है। लेकिन सच तो ये है कि भारत के खिलाफ वाली थ्योरी ने आग में घी डालने का काम किया। और भारत के खिलाफ ये नफरत किस लेवल पर पहुंच गई थी, इसका अंदाजा आप स्टूडेंट लीडर हसरत अब्दुल्ला के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने खुलेआम धमकी दी कि हम भारत से 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे। मतलब भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को तोड़ने तक की बात कह डाली गई। तो ये तो हुई मौजूदा हालात की बात।
लेकिन अब इससे भी बड़े सवाल उठ रहे हैं बांग्लादेश के भविष्य को लेकर। सवाल ये है कि क्या देश कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है, और क्या ये जो अंतरिम सरकार है ये देश में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी ला पाएगी? और ये सवाल आज बांग्लादेश में हर जगह पूछा जा रहा है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि देश के संविधान और उसकी सेक्युलर पहचान पर ही एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई है। हुआ ये है कि एक संवैधानिक सुधार आयोग बनाया गया है और इस आयोग ने कुछ ऐसी सिफारिशें की हैं जिसने सेक्युलर सोच वाले लोगों और अल्पसंख्यकों दोनों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आयोग का कहना है कि संविधान से सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द हटा दिए जाएं। और इसके पीछे तर्क क्या दिया गया? तर्क ये है कि जिस देश की 90% आबादी मुस्लिम हो वहां इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है। इस बीच एक हालिया सर्वे आया है जो एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। सर्वे के मुताबिक जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बीएनपी, उसे 33% लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जरा रुकिए, ठीक उसके पीछे 29% के साथ है कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी, वही पार्टी जिस पर एक जमाने में बैन लगा हुआ था। अब देखिए दोनों के बीच फासला कितना कम है। ये दिखाता है कि देश की सोच में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव नज़दीक हैं। ऐसे में क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार देश को इस भंवर से बाहर निकाल पाएगी, या फिर ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये तो तबाही की बस एक शुरुआत है? इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश का भविष्य अब किस तरफ जा रहा है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको इस तरह के डीप एनालिसिस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।